हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, टाइटल का नाम हमने रखा है क्विक रिवीजन। देखिए, क्विक रिवीजन मैंने क्यों रखा है, बीच में जैसे जैसे मैं लेक्चर बना रहा था तो कुछ बच्चे मेरे से कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर अब पेपर 1-2 महीने बाद आने वाले हैं, तो आप वो वीडियोस या वो लेक्चर अटेंड करने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए कि जिससे कि बच्चों का एक ऊपर से एक रिवीजन सा हो जाए, फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो क्विक रिवीजन का जो ऑब्जेक्टिव है वो समझ लीजिए। क्विक रिवीजन का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है, जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करी है, उनका 1 घंटे में 1.5 घंटे में चैप्टर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। उन्हें ऊपर से एक अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो फटाफट रिवीजन कर लेंगे। बट जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, जिन्होंने मेहनत नहीं करी है, उनको बेनिफिट ये रहेगा कि जिस चैप्टर से उन्हें डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम सरफेस एरिया से उन्हें डर लगता है, तो मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा जिससे कि उन्हें वो चैप्टर की आन बान शान समझ में आ जाएगा और कहीं ना कहीं उन्हें एक डायरेक्शन मिलेगी कि मुझे इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है उनका 1-1.5 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको समझ में कम आता है तो उस लेक्चर को 2-2, 3-3 बार रिपीट करके देखिए। और जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं है उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मेरे को इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस तरीके से लड़ना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो वीक स्टूडेंट का भी काम हो जाएगा और जो बच्चा होशियार है उनका भी काम हो जाएगा। और बाकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बोर्ड में एग्जाम में मार्क्स खींच सकते हैं। तो क्विक रिवीजन में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लूंगा जिनके ऊपर एक्सरसाइज या तो टिकी हुई है, या वो क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, या उन क्वेश्चन से स्टूडेंट को डर लगता है। तो एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक में सबसे पहले हम चैप्टर कौन सा लेंगे। चैप्टर में भी मैंने देखा कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे मेरे को बता रहे हैं कुछ, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ते हैं, वो भी बताते हैं और आप लोग भी बता देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो काफ़ी बच्चों ने ये प्रॉब्लम बताई कि सर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो वॉल्यूम सरफेस एरिया में आ रही है हमें, या फिर कुछ बच्चों को ट्रिगो से भी डर लगता है। बट ट्रिगो है बहुत आसान चैप्टर, बट जनरली जो मैंने देखा है कि वॉल्यूम सरफेस एरिया और ट्रिगो में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनको। तो इस कारण से मैंने जो पहला टॉपिक या पहला क्विक रिवीजन के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो मैं ले रहा हूं 10th वालों के लिए, वो ले रहा हूं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्योंकि इस टॉपिक में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डर लगता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वॉल्यूम सरफेस एरिया में हमारे पास कितनी एक्सरसाइज हैं। वॉल्यूम सरफेस एरिया में देखा जाए तो हमारे पास 4 एक्सरसाइज हैं, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4। एक फटाफट रिवाइज करा देता हूं ये बात कि 13.1 है, 13.2 क्या सिखा रही है, 13.3 क्या सिखा रही है और 13.4 क्या सिखा रही है। 13.1 जो पूरी की पूरी है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही है। 13.1 में हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। 13.2 में वॉल्यूम निकाल रहे हैं जनरली हम। 13.3 में हम 2 सॉलिड को इक्वेट कर रहे हैं। कहानी को पकड़ पा रहे हैं? 2 सॉलिड को इक्वेट कर रहे हैं। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कोन है, कोन को सिलेंडर बना दिया। अगर सिलेंडर को स्फीयर बना दें तो क्या होगा, स्फीयर को कोन बना दे तो क्या होगा। तो इस टाइप के, तो वहां पे हम 2 सॉलिड को इक्वेट कर रहे हैं। इससे एक आपको रफली आइडिया हो जाएगा चैप्टर क्या कह रहा है। 2 सॉलिड को हम इक्वेट कर रहे हैं। और 13.4 है फ्रस्टम, जो कि इस साल हटाई गई है। ठीक है, फ्रस्टम वाली 13.4 पर्टिकुलर सिर्फ इस साल के लिए कोविड के चक्कर में 13.4 डिलीट की गई है। तो आपके सिलेबस में जो है वो 13.1 है, 13.2 है, 13.3 है और साथ में आप ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आप कर ही रहे होंगे आई होप। 13.1, 13.2, 13.3 एंड मिसलेनियस यानी ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज। कहानी पकड़ में आ रही है? फ्रस्टम वाली एक्सरसाइज सिर्फ पर्टिकुलर इस ईयर के लिए डिलीटेड है। तो हमारा जो अभी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं कितना लेंथी हो पाता है। तो मैं 13.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा, फिर 13.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा, 13.3 के भी लूंगा। इस तरीके से मैं करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया।
ठीक है, मैं इसे कर देता हूं रब, इसे मैंने कर दिया रब। अब आपको ऊपर स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, या तो क्वेश्चन आ गया होगा या क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज ले रहे हैं 13.1। 13.1 में जो क्वेश्चंस मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, 8 में आपको समझाऊंगा भी और आप स्क्रीन पे देखकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है और आप स्क्रीन पे देख के पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 1.4 है तो रेडियस उसकी हाफ हो गई 0.7। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। उसमें से कॉनिकल कैविटी, एक कॉनिकल कैविटी सेम हाइट की सेम डायमीटर की होलोड आउट हटा दी, काट के निकाल दी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा रिमेनिंग सॉलिड का? देखिए जरा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, एक्सरसाइज है 13.1। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है 2.4। ये हमारा सॉलिड सिलेंडर हो गया, समझिए स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर हो गया जिसकी हाइट कितनी रखी है 2.4 सेंटीमीटर। ये हाइट हो गई 2.4। हर चीज फिगर में मेंशन करनी है आप लोगों को। और रेडियस दे रखी है 0.7, डायमीटर का जस्ट आधा ये दे रखा है। ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है। इसमें से क्या किया? कोनिकल कैविटी उसने कट कर दी। तो मैंने लिया कोनिकल कैविटी सेम हाइट की सेम रेडियस की, एक कोनिकल कैविटी कट कर दी। तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा ना, हमें उसका एरिया निकालना है। कहानी को समझना है, जो रिमेनिंग सॉलिड निकालना है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि अगर एक सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी कट करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आराम से बोल रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस सरफेस एरिया कौन होगा? नहीं, सरफेस एरिया के केस में ऐसा नहीं होता। अगर दो सॉलिड जुड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है उनका सरफेस एरिया ऐड हो जाए। ये बातें रिपीट करिए अपने एंड पे। अगर एक सॉलिड में से एक सॉलिड कट हो रहा है तो जरूरी नहीं है इसका मतलब कि उस सॉलिड में से उसका सरफेस एरिया माइनस हो जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक एक्सक्लूसिव टिप देने वाला हूं कि व्हाट इज मीन ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एक्चुअल में होता कैसे है? सरफेस एरिया के लिए आप एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो, हमेशा के लिए गांठ बांध लो। सरफेस एरिया का एक ही मतलब होता है, जिस हिस्से को आप टच कर सकें या जिस हिस्से पे पेंट कर सकें। यह बात मैं रिपीट कराता हूं क्लासेस में बहुत बार। सरफेस एरिया का एक ही मतलब है, जिस हिस्से को आप टच कर सकें, जिस हिस्से को आप पेंट कर सकें। कहानी पकड़ में आई? तो दैट मीन्स अब कई बच्चे सोचेंगे कि इसके सरफेस एरिया में से इसका सरफेस एरिया माइनस कर दे। नहीं, इसको मैं आपको सिंपल इफेक्ट में बताता हूं क्या होने वाला है इसमें। अगर सिलेंडर को मैं ऐसे मान लूं, सिलेंडर कुछ इस टाइप से था, तो अगर मैं उसमें से कोनिकल कैविटी कट करता हूं तो बेसिकली इस टाइप से बनेगी फिगर। कुछ इस टाइप से कोनिकल कैविटी कट हो रही है इसमें से। तो इसका मतलब अगर कट आउट होके निकल जाएगा, वो तो 3D इफेक्ट में, ये है हमारा 2D इफेक्ट में। अगर कोनिकल कैविटी कट हो जाएगी तो एक्चुअल फिगर ये बनेगी। तो आप इस सोचिए कि किस किस हिस्से पे को आप पेंट कर सकते हैं। पेंट कर सकते हैं आप इस वाले हिस्से को, अच्छा जी, और इस वाले हिस्से को, यानी ये वाला हिस्सा पेंट होगा, ये वाला हिस्सा पेंट होगा। इस हिस्से को आप क्या कहते हैं? चारों तरफ का एरिया। और मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि चारों तरफ के एरिया को बोलते हैं CS से। हमेशा रिपीट करो अपने एंड पे, चारों तरफ, किसी का भी चारों तरफ हो, जब भी बात चारों तरफ की आएगी वॉल्यूम सरफेस एरिया में, इसलिए उसका नाम कर्व सरफेस एरिया पड़ा है। कर्व वर्ड आया कहां से? चारों तरफ से। तो किसी भी सॉलिड का अगर चारों तरफ का एरिया लेंगे उसे हम CS से बोलते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर इस सॉलिड गट्ठे में से कोनिकल कैविटी कट हो जाएगी तो आप किस हिस्से को टच कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। तो आप इस हिस्से को पेंट कर सकते हैं, यानी CS ऑफ सिलेंडर। प्लस कई बच्चों को लगता है ये हिस्सा भी तो विजिबल हो गया। कहानी समझ में आ रही है?
अरे कहानी पकड़ में आ रही है ना। ये सब ये विजिबल हो गया है, पेंट करके दिखा रहा हूं मैं। ये हिस्सा कट होने के बाद वो हिस्सा विजिबल हो गया। अब विजिबल जैसे ही हो जाएगा तो उस पर भी पेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये हिस्सा विजिबल हो गया, अगर पेंट नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा। तो इस हिस्से पे भी पेंट करना पड़ेगा, इस हिस्से पे भी पेंट करना पड़ेगा। तो ये भी चारों तरफ का एरिया है कोन का, तो CSA ऑफ कोन प्लस ये जो बेस नजर आ रहा है आपको, इस हिस्से को आप करेंगे, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सरफेस एरिया के केस में मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। अगर ये मार्कर है फॉर एग्जांपल, इस मार्कर में मैं बोलूं कितने हिस्से पे पेंट कर सकते हैं। सरफेस एरिया क्या है, चारों तरफ ये और ये। बट यदि मैं इसमें से ढक्कन हटा दूं, यूं ढक्कन खोल दूं, ढक्कन खोलते ही ये ढक्कन के अंदर का एरिया भी विजिबल हो गया, तो आप कहीं ना कहीं इसको भी पेंट करेंगे। तो कई बार कुछ चीज कट करने के बाद वो हिस्सा विजिबल हो जाता है, तो एरिया बढ़ जाता है घटने के बजाय। तो आपको यह सोचना है हमेशा सरफेस एरिया के केस में कि क्या हिस्सा नजर आ रहा है एक्चुअल में। इस वक्त जो हिस्सा नजर आ रहा है जिसपे पेंट कर सकते हैं वो ही आपका सरफेस एरिया होगा। दैट मींस जब दो सॉलिड जुड़ेंगे तो जरूरी नहीं है पूरा का पूरा सरफेस एरिया जुड़ जाए। अगर दो सॉलिड कट होंगे तो जरूरी नहीं है सरफेस एरिया में से सरफेस एरिया माइनस हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉलिड पे डिपेंड करेगा, रिमेनिंग सॉलिड पे, कि उसका सरफेस एरिया क्या आने वाला है। देखते हैं इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, नजर आ रहा है ना, रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस हिस्से को हम पेंट करेंगे तो ये हिस्सा क्या होगा, चारों तरफ का। तो CSA ऑफ कोन लेंगे हम, CSA ऑफ कोन प्लस ये हिस्सा विजिबल हो गया, कट होने के बाद यहां पे नजर आ रहा है, ये हिस्सा विजिबल हो गया, तो ये भी चारों तरफ का एरिया है किसका, सिलेंडर का। तो CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा मेरे हिसाब से, शॉर्ट में लिख दिया C/L सिलेंडर, प्लस नीचे का हिस्सा बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ये वाला हिस्सा प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब कैसे करेंगे, CSA ऑफ कोन क्या होता है, πRL, सबको पता है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का बेस एरिया देखिए, सिलेंडर का जो बेस एरिया है कहीं ना कहीं सर्कुलर शेप में है, तो सर्कुलर शेप वाले का एरिया क्या होता था, πr² प्लस πr²। अब कई बच्चे क्या करते हैं गलतियां, जो वीक स्टूडेंट है या जो मेहनत कम करते हैं या जिनका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, वो सोचते हैं इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें। नहीं, तीनों में पाई मल्टीप्लाई करने में क्यों टाइम वेस्ट करना। एक बात फिट कर लीजिए अपने, हमेशा वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को कॉमन लेके सॉल्व करना है। अगर कॉमन आ रहा है वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को कॉमन लेके ही सॉल्व करना है, अगर कॉमन आ रहा है तो πr आ गया हमारा कॉमन, L बचा, πr कॉमन बच्चे आ गया, 2h प्लस r, ये हो गया πr। पाई हमारा क्वेश्चन में दे रखा है तो ले लेना 3.14, नहीं दे रखा तो 22/7, रेडियस 0.7, स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, हमने स्लांट हाइट नहीं निकाली हुई, तो स्लांट हाइट को मैं साइड में निकाल के दिखाता हूं। L² इक्वल है r² प्लस h², r² हमारा कितना है 0.7 का होल स्क्वायर, h कितना है 2.4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करनी तो आती ही होगी भाई साहब आप लोगों को, तो 0.7 का होता है 7 7 जा 49, एक पॉइंट इसमें तो 0.49, 24 का होता है 576, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 6.25, ये आया L², तो L बैठ गया 2.5, 6.25 का स्क्वायर रूट कर दो तो 2.5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो L के बदले आया 2.5 कहीं ना कहीं, 2h हाइट कितनी है 2.4, 2.4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4.8, रेडियस 0.7, ये बैठेगा। ज्यादा करो
इस 7 से इस 7 को उड़ा देना, ये कट के 0.1 हो जाएगा अगले स्टेप में। ये जो 7 है तो इसकी आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेना। इसमें तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन है कंसेप्ट, आप कंसेप्ट को जरूर समझ लीजिए। एक बार कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूं, आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। DYS डू योरसेल्फ, अपने आप करना आगे का हिस्सा। मेरा मोटिव है कंसेप्ट समझाना, रिवीजन कराना, सॉरी, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर सॉलिड सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी कट करी है तो कौन कौन सा हिस्सा विजिबल हो रहा है, उस हिस्से पे आप पेंट करेंगे। तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का चारों तरफ का एरिया। ये हमारा कोन विजिबल हो गया कट होने के बाद, तो कोन का सरफेस CS से और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये रहेगा हमारा। अब आपको स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, वो क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे आप देखिए, ऊपर स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन नजर आ गया होगा, मैं समझाता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है हमारा 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। रिपीट, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ज़्यादा कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैं करवा रहा हूँ। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। फिर से एक सॉलिड सिलेंडर है और उसमें से क्या किया, एक वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का वुडन आर्टिकल इस टाइप से हेमिस्फेरिकल शेप में उसे कट कर दिया इस टाइप से, ठीक है, दोनों साइड से। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यदि जो सिलेंडर की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है और एंड इट्स बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और जो उसकी बेस रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो जो रिमेनिंग आर्टिकल बचा उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना पड़ेगा। चलिए मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर है ये 9, अगर मैंने गलत नहीं पढ़ा तो एक्सरसाइज 13.1 का 9। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 13.1 का। अब क्लियर नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.1। देखिए उसने क्या बोला, एक सॉलिड सिलेंडर है इस टाइप का, फिर से इस टाइप का सॉलिड सिलेंडर है और दोनों साइड से वे वुडन आर्टिकल कट कर रहा है इस टाइप से। अब उसने पूछा TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वो पूछ रहा है TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सबसे पहले तो आपको ये देखना है इसकी डायमेंशन क्या क्या दे रखी है। डायमेंशंस मैं पढ़ लेता हूं, आपको भी पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन। डायमेंशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, जो बेस रेडियस है वो 3.5, दोनों की रेडियस तो भी सेम है, रेडियस दोनों की सेम है। जो वुडन आर्टिकल उसने कट करा हेमिस्फेरिकल शेप और जो सिलेंडर है वो दोनों की सेम है। अच्छा अब कैसे करेंगे बोलो। अब कई बच्चों को लगेगा TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड पूछा है तो वही कि TSA ऑफ सिलेंडर माइनस TSA ऑफ टू हेमिस्फीयर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको ये सोचना है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो इसकी एक्चुअल शेप क्या होगी, किस हिस्से पे आप पेंट कर सकते हैं, एक्चुअल शेप क्या होने वाली है। देखिए एक्चुअल शेप इसकी क्या बनेगी, एक्चुअल शेप बनेगी इस टाइप से। इस टाइप से बनेगी इसकी एक्चुअल शेप देखा जाए तो आपको ये देखना है किस हिस्से को आप पेंट कर सकते हैं। पेंट कौन से हिस्से में करेंगे, एक तो ये हिस्सा और एक ये हिस्सा नीचे को पेंट कर सकते हैं। तो ये हिस्सा जो इस हिस्से को मैं बोल रहा हूं वो क्या है, वो सिलेंडर का चारों तरफ का एरिया है, CS ऑफ सिलेंडर। अब उसमें से अगर मैं एक हेमिस्फेरिकल आर्टिकल हटा दूंगा तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा भी विजिबल हो जाएगा, ये हिस्सा भी विजिबल हो जाएगा, मैंने बताया ये हिस्सा विजिबल हो जाएगा तो इसको भी पेंट करना पड़ेगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक अलमारी है, कबर्ड है, उस अलमारी में यदि आपको किसी ने कहा कि पेंट करो तो आप किसी पेंटर को बुलाया और पेंट करना है तो पेंट उसे बाहर से दिखाएंगे तो वो बाहर से पेंट करेगा। बट यदि अलमारी को आप खोल देंगे इस टाइप से तो पेंट फिर अंदर भी होगा, कहीं ना कहीं हर जगह पेंट होता है अलमारी में। तो ऑब्वियस सी बात है कई बार जब एक चीज में से हम कट करते हैं तो वो चीज भी विजिबल हो जाती है। अब विजिबल हो गई तो कहीं ना कहीं आप उसको भी पेंट करेंगे, तो दैट मीन्स आप ये पेंट करेंगे, समझ में आ रहा है ना, और इस हिस्से को भी पेंट करेंगे आप।
ये होगा तरीका आपका। तो फिर क्या करें, रेडियस हमें दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है, तो समझने की कोशिश करिए। उसने पूछा टीएसए ऑफ आर्टिकल या फिर रिमेनिंग सॉलिड। ऑब्वियस ही बात है, जब टीएसए होगा तो हम इस वाली फिगर पे ध्यान रखेंगे कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब हाइट यानी इस तरफ में चारों तरफ उसका पेज होगा, तो हमारा लगेगा सीएसए ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रहा सबको? सीएसए ऑफ सिलेंडर, आई होप समझ में आ रहा होगा। प्लस ये हिस्सा कट हो गया तो ये हिस्सा भी विजिबल हो गया। विजिबल होने के कारण जब ये हिस्सा विजिबल हो गया तो उस हिस्से में भी पेंट होगा, तो वो क्या है, ये भी सीएसए है। हेमिस्फीयर जो होता है, हेमिस्फीयर के इस हिस्से को हम सीएसए बोलते हैं चारों तरफ। अगर सीएसए में उसका ये वाला हिस्सा भी ऐड कर दूंगे, डीप में तो बाद में कभी बताऊंगा, इस हिस्से में अगर ये हिस्सा भी ऐड कर दूंगे ऊपर वाला, तब वो बनता है टीएसए। इस वक्त हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा है, तो इसे हम सीएसए बोलेंगे। ये हिस्सा नहीं है, समझ में आई? तो ये हिस्सा इधर का नहीं है, सिर्फ चारों तरफ का हिस्सा है। चारों तरफ का हिस्सा है, इस कारण से हम उसे सीएसए ही बोलेंगे। तो एक सीएसए यहां, एक सीएसए यहां, समझ में आया? तो ट्वाइस ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी, हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ ट्वाइस ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सबको फार्मूला तो याद होंगे ही, मैंने पहले भी बोला, अब फिर से बोलता हूं, हमेशा जब भी क्वेश्चन करेंगे कॉमन लेके करेंगे, अलग अलग कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है, 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन, इसका बचा h, 2 बाहर आ चुका है, एक पाई बाहर आ चुका है, एक r बाहर आ चुका है, एक 2 रह जाएगा और सिंगल r रह जाएगा। ये हो गया 2 पाई की वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो 22/7। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू मेंशन है तो 3.14 लगाएंगे, या जो चीज मेंशन है वो लगाएंगे। नहीं मेंशन होगी तो 22/7 लेंगे। समझ में आया? अच्छा, रेडियस 3.5 लिख जाते हैं, 3.5 लिख लीजिए, नहीं तो 3.5 को मैं 7/2 भी लिख सकता हूं। हाइट हमें दे रखी है 10 हो गई, प्लस 2 इंटू में रेडियस हुई 3.5, 7/2 होती है। तो 2 से 2 कैंसिल, इस 7 से 7 उड़ा दो, 2 से ये 2 उड़ा दो, 22 तो है ही, मल्टीप्लाई 10 और प्लस 17 70, मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया यानी एरिया की यूनिट चलती है मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, एक नया क्वेश्चन पेश हो गया है, और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, जिसमें कि मैं 4th आपको करवा रहा हूँ। 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पढ़ लीजिए, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, मैं भी आपको पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड मतलब होता है उसके ऊपर कुछ रखना। तो वो ये कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये देखो मैंने पेज बना दी, क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, चारों तरफ साइड ऊपर नीचे सब जगह सेम है। अच्छा, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर दिखाया गया है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा उस हेमिस्फीयर का, एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, फिगर में नजर भी आ रहा है हमें कि फिगर क्या कह रही है, क्यूब की शेप में है और साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब क्यूब के ऊपर अगर हम हेमिस्फीयर रखेंगे तो उसने क्या पूछा है, हेमिस्फीयर का डायमीटर। अगर क्यूब शेप होती है और उसके ऊपर एक कटोरी रख देंगे तो उसका डायमीटर इसकी एज के इक्वल ही होगा। ये आपको देखने में छोटा लग रहा है, बट इसको थोड़ा सा यहां से लेना और ब्रॉडर, तो इसका डायमीटर लगभग इसकी साइड के इक्वल ही बैठता है। अगर क्यूब के ऊपर उसी साइज की कटोरी रखी गई है तो ग्रेटेस्ट, समझिए मेरी बात, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर
इक्वल होगा साइड ऑफ क्यूब के। साइड ऑफ क्यूब कितनी रखिए 7 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब ये अगर बुक है, ये तो क्यूबॉइडल शेप में, अगर क्यूब की शेप होती, स्क्वायर शेप में, उसके ऊपर यदि आप कटोरी रख देंगे तो उसके किस हिस्से को आप पेंट कर सकते हैं? देखिए अगर इसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे तो इसकी कहाँ कहाँ, एक इधर की साइड, इधर का फेस, इधर का फेस, इधर का फेस, नीचे का फेस और ये ऊपर का फेस, पूरा पूरा पेंट कर सकते हैं। तो यानी हम 6 की 6 साइड पेंट कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का क्या सरफेस एरिया होगा, तो 6 की 6 साइड, रिपीट कर रहा हूं, क्यूब की 6 की 6 साइड को आप पेंट कर सकते हैं। तो ये भी, पीछे वाली भी, साइड वाली भी, ऊपर वाली भी, नीचे वाली भी। तो 6 की 6 साइड ले सकते हैं तो 6 स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। अब बट यदि हेमिस्फीयर उसके ऊपर कटोरी टिकाई लेंगे तो आप किस हिस्से पे पेंट कर सकते हैं कटोरी के? इस हिस्से पे, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। ये क्या होगा, चारों तरफ का एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब वो हिस्सा हटा दीजिए जो हिस्सा इस कटोरी ने रख लिया। कटोरी का जब ऊपर से इसके ऊपर कटोरी रखेंगे तो जो कटोरी जितने हिस्से पे आ गई, ये हिस्से पे जितने हिस्से पे कटोरी आ गई, अब कटोरी उखाड़ के तो आप पेंट करोगे नहीं। अब कोई चीज किसी चीज से ढक गई तो जितने हिस्से पे वो ढकी हुई होगी उतने हिस्से पे तो पेंट हो नहीं पाएगा। समझो आराम से, अगर कोई चीज किसी सॉलिड के ऊपर ऐसे आपने गिरा दी, उसको चिपका दिया, तो कोई उखाड़ के तो पेंट करेगा नहीं। तो अगर कटोरी से चिपकी हुई है तो कहां कहां पेंट हो सकता है? इसकी 6 की 6 साइड, ये छठे नंबर की साइड है ऊपर की, इसमें पूरे में शेड नहीं होगा। हमने इंक्लूड तो करा लिया उसे 6 स्क्वायर लेके, पर पूरे में पेंट नहीं होगा। कितने हिस्से पे पेंट नहीं हो पाया है ये सोचना। जितने हिस्से पे वो कटोरी चिपकी हुई है, लगभग देखो ये वाला हिस्सा। अब ये क्या है? हेमिस्फीयर का बेस है। आराम से देख देख के रिपीट कर करके देख सकते हैं, ये हेमिस्फीयर का बेस है। अब कोई उखाड़ के तो पेंट करेगा नहीं, तो माइनस हेमिस्फीयर का बेस, माइनस पाई स्क्वायर। तो ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस के 2 पाई स्क्वायर माइनस के पाई स्क्वायर, तो प्लस के पाई स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा 6 8 साइड ऑफ ए क्यूब 7 का स्क्वायर, 22/7। रेडियस हमारा क्या दे रखा है? रेडियस ऑब्वियस है, जो डायमीटर है वो है 7, तो 7 का हम कर देंगे हाफ, तो 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लेंगे। इस 7 से 7 को उड़ा दीजिए, इस 2 से इसको उड़ा दीजिए, तो कहीं ना कहीं 6 इंटू में 7 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में 7/2 आ रहा है। आगे कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे तो खुद कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है।